It states the number of ways to distribute 30 identical candies, okay, candies among four children C1, C2, C3 and C4 so that C2 receives at least 4 and at most 7 candies. C3 receives at least 2 and at most 6 candies is equal to. Okay. एक बार फिर पढ़े बच्चों. The number of ways to distribute 30 identical candies among four children C1, C2, C3 and C4. Okay. आई होप कि बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है. आपके पास 30 आइडेंटिकल कैंडीज है और बच्चों आपको 4 लोगों में बांटना है. 4 चिल्ड्रंस है C1, C2, C3 एंड C4. अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है कि C1 को C2 रिसीव्स एट लीस्ट 4 एंड एट मोस्ट 7. मतलब 2 से लेकर C2 का कंडीशन क्या है, 2 से लेकर 7 तक का है. मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम वो 7 कैंडीज ले सकता है. C3 receives at least 2 and at most 6 candies. Okay. So at least 2 and at most 6 candies ये ले सकता है बच्चों. ये रिस्ट्रिक्शन. तो क्वेश्चन कहा गया है कि कितने तरीके से ये इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है. तो बच्चों देखा जाए तो ये प्रॉब्लम तो हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया. मतलब यही है ना कि C1 4 बच्चे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 चारों में 30 ऑब्जेक्ट्स को आपको बांटना है और ये कंडीशन होना चाहिए. C2 को 2 से 7, C3 का कंडीशन मिनिमम 2 से मैक्सिमम 6. बच्चों ये चैप्टर तो आप लोग पढ़ते हो क्लास 11 में, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो क्वेश्चन तो क्लास 11 का हो गया. रही बात इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. अब देखो बच्चों, यदि मैं इसको फॉर्मूला सॉल्व करूं तो ये काफी लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों. वो होगा मल्टीनोमियल थ्योरम. और मल्टीनोमियल थ्योरम लगाने आप बैठे तो आपका 20-25 मिनट गया, पूरा पेपर लुट गया, बर्बाद हो गया, आपका पता नहीं क्या से क्या हो जाए. मल्टीनोमियल थ्योरम बच्चे वही लगा सकते हैं जिन्होंने मल्टीनोमियल पे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं. बट मेरा ये मानना है कि मल्टीनोमियल एक लेंदी प्रोसेस है, इसलिए यहां पर मैं मल्टीनोमियल का यूज तो नहीं करूंगा. हाँ, लास्ट में बच्चों को बता दूंगा कि आप मल्टीनोमियल से कैसे करें. बट मैं यहां पर आप लोग बच्चों वो ट्रिक बताऊंगा जो बिना किसी फॉर्मूला के होगा. इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सिर्फ फिंगर काउंटिंग करनी है 1 2 3 4. तो कैसे? एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. C1 C2 C3 C4. C2 पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? मिनिमम 2 से मैक्सिमम 7. और C3 पर रिस्ट्रिक्शन क्या है बच्चों? मिनिमम 2 से मैक्सिमम 6. ओके. एक काम करो, C2 वाले सारे केस को लिखो. मान लो C2 को मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट दिया, सॉरी C2 को एटलीस्ट 4 ना, तो मिनिमम 4 ऑब्जेक्ट दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, ये C2 को दिया. और C3 को हम क्या क्या देंगे, तो मिनिमम 2 से 2 3 4 5 और ऐसे हम 6 तक जा सकते हैं. C1 और C4 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों. मतलब ऐसा हो सकता है कि C1 को कोई ऑब्जेक्ट ना मिले, C4 को सारा का सारा मिल जाए. ऐसा हो सकता है कि C4 को कोई ऑब्जेक्ट ना मिले और C1 को सारा का सारा ऑब्जेक्ट मिल जाए. तो मान लेते हैं बच्चों कि C1 को X1 ऑब्जेक्ट दिया गया और C4 को X2 ऑब्जेक्ट दिया गया. ठीक है, यहां पर थोड़ा सा फिंगर काउंटिंग करना पड़ेगा, पॉसिबल केस बनाना पड़ेगा कि क्या क्या केस अराइज हो सकता है. देखो बच्चों, अच्छा X1 प्लस X2 की वैल्यू यहां पर पैरेलल लिखते चलो, क्योंकि C2 और C3 ये तो फिक्स हो गए. तो C1 को X1 दिया और C4 को X2 दिया, तो X1 प्लस X2 की पॉसिबल वैल्यू जब क्या क्या हो सकती है बच्चों, हम यहां पर ये समझना है. देखो, मान लो C2 को 4 मैंने फिक्स कर दिया, C2 को 4 दिया और C3 को 2 दे दिया. अब मान लो इसको मैंने फिक्स किया, 2 को फिक्स किया, C3 वाले ऑब्जेक्ट को फिक्स, मतलब C3 को 2 मिला मिनिमम. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यदि मैं C3 को 2 देता हूं और C2 को 4 देता हूं, तो 4 प्लस 2 6 ऑब्जेक्ट यहीं पर खर्च हो गए. तो 30 में से 6 खर्च हो गए, बचे कितने? 24. इसका मतलब कि X1 और C1 और C4 के बीच में 24 ऑब्जेक्ट बटेंगे. एक काम करो, यहां पर ना आप X4 कर लो. तो X4 कर लिया, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों ये 24. ओके, नेक्स्ट पहले हम सारे लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है. अभी C3 को मैं फिक्स रखा हूं 2 पर, C2 4 किया तो X1 प्लस X4 24. अब मैं C2 को 5 करता हूं, C3 फिक्स है,
C3 को दो ऑब्जेक्ट देकर सेट कर दिया। अब C2 का पहले करते हैं वेरिएशन। तो दो C3 फिक्स, C2 5, 5 प्लस 2 7। ओके, मतलब 7 ऑब्जेक्ट यहाँ पर 7 कैंडीज खर्च हो गया। तो C1 और C4 को मिलेगा 23। तो यहाँ पर X1 प्लस X4 की वैल्यू 23 भी हो सकती है। ओके, अब C3 2 पर फिक्स है। C2 को मैंने 6 दिया, तो 6 प्लस 2 8 हो गया। 8 कैंडीज खर्च, बचे कितने 22। मतलब X1 प्लस X4 की वैल्यू यहाँ पर 22 भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, इस बात को बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करें। C3 को 2 फिक्स कर दिया। C2 को मैंने अब लास्ट 7 दे दिया, क्योंकि C2 का अपर लिमिट 7 है। 7 प्लस 2 9, 9 कैंडीज यहीं पे खर्च हो गए। बचे कितना 21। मतलब C1 और C4 के बीच में 21 कैंडीज अब बटेंगे। ओके, अब यहां पर देखो काम करते, मतलब X1 प्लस X4 की पॉसिबल वैल्यू 24, 23, 22 और 21 आ सकती है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज के अंदर। वो कैसा है, C3 को 2 देना है और C2 को ऑल पॉसिबल वेरिएशन करा दिया। चलो, अब ये 2 वाला खेल खत्म। अब C3 को फिक्स करता हूं 3 पर, और फिर बाकी C2 का देखता हूं कि C2 को क्या क्या कर सकते हैं। C3 को यहां पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट दिया बच्चों, और C2 को 4 से स्टार्ट किया। 4 प्लस 3 7, मतलब 7 कैंडीड इस केस में भी इंगेज हो सकते हैं। C3 को 3 देना और C2 को 4 देना, तो टोटल बच्चे यहाँ पर क्या हुआ आपका 7 कैंडीज यूज हो गया। बचा कितना 23। तो आप देख सकते हो कि 23 पिछले काउंटिंग में भी आया था और 23 इस काउंटिंग में भी आया। 23 2 बार काउंट हो रहा था। एक काम करो, आप ना ऐसे लिखते जाओ, 23 यहाँ बच्चों 2 बार काउंट हो रहा है, तो 1 प्लस 1 करो। जो नंबर जितना बार काउंट हो रहा है उसका यहाँ पर मार्किंग करते जाओ। 24 एक ही बार काउंट हुआ, क्योंकि इस वाले केस में C3 को हमने 3 दिया, C2 को 4 से स्टार्ट किया, तो 4 प्लस 3 7 खर्च, बचे 27। तो 27 पिछली काउंटिंग में भी आया था, फिर आ गया, तो 1 2 टाइम्स काउंट हुआ फिलहाल। अब C2 को 5 दिया, तो 5 प्लस 3 8, 8 कैंडी खर्च, बचा कितना 22। तो 22 पिछली बार भी काउंट हुआ था, फिर काउंट हुआ, वापस इसको 1 प्लस 1 कर, 2 बार काउंट। ठीक है बच्चों, नाउ C3 3 पर फिक्स है। C2 को मैंने 6 दिया, 6 प्लस 3 क्या हो गया बच्चों 9 हो गया। तो 9 खर्च हो गए, 21 बचे, तो 21 भी यहाँ पर 1 प्लस 1 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि 21 पिछली बार भी काउंट हुआ था। अब यहाँ मान लो मैंने C3 को 3 दिया और C2 को 7 लिया, 7 प्लस 3 10, अभी 10 कैंडीज खर्च हो गए, बच गए 20। तो C1 और C4 के बीच में 20 कैंडीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक नया नंबर आ गया 20। यहां पर लिखेंगे बच्चों आप 20। ओके, तो 3 वाला केस भी खत्म हो गया। अब आते हैं 4 पे। C3 को 4 पे फिक्स किया। अब C2 को स्टार्ट करते हैं 4 से, तो 4 प्लस 4 8 होता है बच्चों। 4 प्लस 4 8 होता है। सो 4 प्लस 4 8, मतलब 8 कैंडीज खर्च, बचे कितने 22। तो X1 प्लस X4 की वैल्यू अब 22 होगी। 22 ऑलरेडी 2 बार काउंट हो चुका है, एक बार और यहाँ पर 22 काउंट हो रहा है। जितना बार जो काउंट हो रहा है उसका ऐसे करते जाओ। ठीक है, फिर देखो ये 4 लिया और C2 को 5 लिया, 5 प्लस 4 बच्चों 9 हो गया। अब ये 9 हो चुका है, मतलब 9 कैंडीज खर्च हो गया, 21 बचा। C1 और C4 को 21 तीसरी बार भी काउंट हो रहा है। ओके, नाउ अब 6 को लेते हैं। C3 4 पे फिक्स है, C2 को मैंने 6 लिया, तो 6 प्लस 4 10 कैंडीज खर्च हो गए C2 C3 में, बचे कितने बच्चों 20। इसका मतलब कि C1 और C4 के बीच में 20, तो 20 यहां पर ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका था, 20 यहां पर दोबारा काउंट हुआ। और C2 को लास्ट मैंने अंतिम 7 दिया, 7 प्लस 4 बच्चों 11 कैंडीज यहां पर खर्च हुए C1 C3 के बीच में, C2 C3 के बीच में। तो C1 C4 के लिए अब 19 बच जाएंगे, तो 19 एक फिर से नया नंबर तैयार होगा। ओके, ये 4 वाला काउंटिंग भी खत्म हो चुका है। अब मैं C3 को फिक्स करता हूं बच्चों 5 पे और स्टार्ट करते हैं फिर से काउंट करना। तो C3 को 5 दिया, C2 को 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 प्लस 5 9 कैंडीज खर्च, बचे कितने 21। तो ये 21 जो होगा बच्चों यहां पर एक चौथी बार भी काउंट हो रहा है। ओके, नाउ अब मैंने C2 को 5 दिया,
और C3 5 है ही, 5 + 5 10, तो 10 कैंडिडेट यहाँ पे कर चुका। तो बाकी जो C1 C4 बचेगा उनको 10 20 बचा, 20 बचा, तो 20 यहाँ पर एक और बार काउंट हो गया। अब मैं यहाँ पर C3 को लास्ट, C3 को 5 तो फिक्स है, C2 को 7 दिया, तो 7 + 4 11, सॉरी 7 + 5 12, वेट, हाँ C2 को 6 दिया, C2 को 6 दिया, C3 5 पर फिक्स था ना, तो 6 + 5 11, मतलब C2 और C3 के बीच 11 कैंडिडेट खर्च हुए। तो C1 और C4 को देने के लिए आपके पास अब 19 बच गया, तो 19 फिर ये दोबारा काउंट होगा बच्चों, एक बार पहले आ चुका था फिर आएगा। और लास्ट C2 को 7 दे दो, तो 7 + 4 11, सॉरी 7 + 5 12, 7 + 5 क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। C3 को 5 पर मैंने फिक्स किया था, 7 + 5 क्या हो गया बच्चों 12 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 कैंडीज खर्च हुआ C2 C3 में, तो C1 और C4 को देने के लिए आपके पास एक नया नंबर 18 तैयार हो गया, ठीक है। अब 5 का यहाँ पर यूज हो चुका है। C3 की लास्ट पॉसिबल वैल्यू बची है 6, तो 6 को फिक्स करते हैं। C3 इज फिक्स्ड एट 6। नाउ स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम C2, C2 को 4 दिया, तो 4 + 6 10, मतलब 10 कैंडीज C2 C3 में गए, तो C1 C4 के लिए भी 10 बच्चे यहाँ पर 20 बचा ना, 10 खर्च हुआ, तो C1 C4 के लिए 20, तो 20 एक बार और काउंट हो गया, चौथी बार भी काउंट हो गया। अब 5, तो 5 + 6 क्या होगा बच्चों 11, तो 11 कैंडीज खर्च C2 C3 में 11 कैंडीज खर्च, तो C1 और C4 को देने के लिए आपके पास 19 बचा, तो 19 यहां पर फिर से काउंट हो जाएगा 1 टाइम। ओके, नाउ 6, तो 6 + 6 यहां पर क्या होगा 12, 6 + 6 12, मतलब C2 C3 में 12 कैंडी बटा, तो C1 C4 को देने के लिए आपके पास 18 कैंडी बच गया, तो 18 दो बार काउंट होगा 1 + 1, एक बार आ चुका था फिर आ गया। और लास्ट केस बचे यहाँ पर C3 को 6 और C2 को 7, 7 + 6 13, मतलब C2 C3 में 13 कैंडीज जा चुका है, तो C1 और C4 में जाएगा 17, तो एक नया नंबर 17 होगा। अब चूंकि सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए, तो 17 बच्चों यहां पर एक ही बार काउंट होगा, 17 यहां पर एक ही बार काउंट, ठीक है। इस तरह से हमने काउंटिंग तो कर ली। हम क्या देख रहे हैं, अब C2 और C3 को छोड़ दो, अब यहां देखो कि C1 और C4 के बीच 24 ऑब्जेक्ट बटेंगे एक बार, 23 ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट केस में बट सकते हैं, 22 ऑब्जेक्ट 3 डिफरेंट तरीका से बट सकते हैं, फिर यहां पर 21 ऑब्जेक्ट 4 केस में, 20 4 केस में, 19 3 केस में, 18 और ये 17। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। अब हमें यह सोचना है कि X1 और X4 मतलब C1 और C4 के बीच में 24 ऑब्जेक्ट जाना है, तो कितने तरीका से जा सकता है 24 ऑब्जेक्ट। तो एक तो तरीका यह है कि आप यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन या टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, जो कि बच्चे पढ़े होते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था यहां पर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं चाहता हूं बच्चों, तो बिना फॉर्मूला के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, सोचो, बस एक ही बार क्लिक करना है, मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला भी लिख के दिखलाऊंगा, बट बिना फॉर्मूला के। X1 + X4 ये 24 होने चाहिए। सोचो कैसे कैसे हो सकता है, X1 को 0 दिया, X4 को 24, मतलब आप एक काम करो, इसको C1 कर लो, इसको C1 कर लो, बार बार आप X1 X4 लिख रहे हो ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहां पर क्या करता हूं ना, इसको हटा के C1 और C4 कर देता हूं, ठीक है। देखो, इसको आप C1 + C4 ही कर लो, तो ये रहा C1, ये रहा C4 और इनका सम 24। तो सोचो बच्चों कि दो लोगों के बीच में 24 ऑब्जेक्ट बांटना है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चिल्ड्रेन कितना भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, क्योंकि C1 और C4 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सोचो C1 को 0 दिया तो C4 को 24 दूंगा, 1 दिया यहां पर तो 23 दूंगा, 2 दिया तो 21 दूंगा, और लास्ट में यदि मैंने यहां पर C1 को 24 दे दिया बच्चों, तो C4 को मैं 0 दूंगा। कितनी काउंटिंग हुई, सिर्फ C1 को देखो ना,
C1 जीरो से स्टार्ट होकर 24 पे एंड हुआ, जीरो से स्टार्ट होकर 2 पे एंड होता है, तो 0 1 2 3 काउंटिंग, तो जीरो से स्टार्ट होकर 24 पे एंड होता है, तो 24 काउंटिंग जीरो से काउंट करना, तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब अब देखो ना, 0 1 2 3 काउंटिंग हो रही है ना, 0 1 2, तो 0 1 2 3 4 24 25 काउंटिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि C1 और C4 के बीच में 24 ऑब्जेक्ट को 25 तरीका से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों को समझ में आ गई बात। तो सोचो 24 ऑब्जेक्ट को 25 तरीका से, तो 23 ऑब्जेक्ट को एक ज्यादा हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है ना, 24 ऑब्जेक्ट तो 25 तरीका, तो 23 ऑब्जेक्ट तो 24 तरीका, 22 ऑब्जेक्ट तो 23 वेज, 21 ऑब्जेक्ट तो 22 वेज, 20 ऑब्जेक्ट तो 21 वेज। इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बन रहे थे, बच रहे थे, उनको C1 और C4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीका कितने। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म दिस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू, अब सोचो 24 एक बार आया, लेकिन 24 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 25, तो यहां पर आप लिखोगे बच्चों 25 इंटू 1 प्लस 23 द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 2 बार आ रहा है, 2 बार, लेकिन 23 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 24 हो रहा है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहां पर 24 इंटू 2, फिर क्या 22 ऑब्जेक्ट है, लेकिन 22 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 23 तरीका हो जाएगा, और यहां पर ये 22 3 बार आया है, यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों 23 इंटू 22 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के 23 वेज, और ये 3 टाइम्स काउंट होगा, सो 23 इंटू 3 प्लस, अब एक काम करो सब में एक एक ऐड करो, 21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 20 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का 21 तरीका, 4 टाइम्स काउंट हुआ यहां पर, तो 21 इंटू 4 कर दो प्लस, फिर यहां देखो ये 19, तो 19 ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 20 होगा, एक बढ़ जा रहा है, और 3 बार आया है ना, तो यहां पर 20 इंटू 3 करना पड़ेगा, और इसके बाद ये 18 एक ऐड कर दो 9, 2 टाइम्स काउंट होगा बच्चों यहां पर, तो 19 इंटू 2, और यहां पर देखें 17 एक ही बार काउंट हो रहा है, लेकिन देखो 17 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका एक ज्यादा, तो 18, तो 18 इंटू 1, 18 इंटू 1, अब सबको ऐड करते हैं बच्चों, तो 25, 24 टू जा 48, 69, 88, 21 4 जा वंस अगेन 84, ये 60, ये 38, और यहां पर बच्चों आपको मिला 18, सबको ऐड करते हैं, तो 8 8 16, 16 4 20, 20 वाट 28, 28 और 9 27, 27 and 8 35, 35 and 5 40, 40 का 0 कैरी 3, 3 and 1 4, 4 and 3 7, 7 and 6 13, 13 and 8 21, 21 and 8 29, 29 and 6 35, 35 and 4 39, 39 plus 2 41, once again कैरी 4 था बच्चों, तो 4 1 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 2 42, once again counting mistake, let me it 4 हो गया ना, कैरी क्या था बच्चों 4 था, 8 and 8 16, 16 plus 4 20, 20 and 8 28, 28 and 9 8 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 and 8 28, 28 and 9 37, okay, 37 and 45, 45 and 5 50, 50 का 0 कैरी 5 हो गया बच्चों, 5 and 1 6, 6 3 9, 9 6 15, 15 and 8 23, 23 and 8 31, 31 and 6 37, 37 and 4 41, 41 and 2 43, 430. This is the answer of this question. Let me tell you. Option D is correct.
बच्चों इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ काउंटिंग करके सॉल्व कर दिया। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा क्योंकि फॉर्मूला यूज करने यहाँ पर काफी लेंदी हो सकता है। ओके एवरीबॉडी, अब इस क्वेश्चन के लेवल के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने लॉजिक लगाया वैसे आप लॉजिक तो लगा सकते थे, लेकिन काफी टाइम जा सकता है। तो और फिर डिफरेंट स्तर पे इसको सोचना भी था कि C1 प्लस C4 इतने सारे केस बनाना, फिर C1 प्लस C4 24, तो 24 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर तरीका 25 मिला। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन टफ है और मैं एडवाइस करूंगा कि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ दें। देखो यदि आप कर सकते हो तो करो, कोई इशू नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है, बट सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको काफी टाइम देना पड़ेगा इसमें। So if you can do it, definitely do. Otherwise, you can skip this question and work on some easy question. So that's all about the question number 3. Now let's working on question number 4.